सवाल नंबर 1, फ़ोन कॉल पर हेलो बोलने की शुरुआत कैसे हुई थी। सवाल नंबर 2, एक्सपायरी डेट की दवा खाने से क्या होता है। सवाल नंबर 3, डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 4, लड़कियों को लंबे लड़के ही क्यों पसंद आता है। सवाल नंबर 5, शिवलिंग की आदि परिक्रमा क्यों करता है। सवाल नंबर 6, सेंटर विस्टा परियोजना का क्या मतलब है। सवाल नंबर 7, बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है। सवाल नंबर 8, कोविड-19 टीके की 2 खुराक की जरूरत क्यों होती है। सवाल नंबर 1, एक्सपायरी डेट की दवा खाने से क्या होता है। दरअसल सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि असल में किसी दवा के एक्सपायर होने का क्या मतलब होता है। आप कोई भी दवा खरीदे या स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी पदार्थ, आपको उसमें 2 तारीख स्पष्ट नजर आएंगी। पहली उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि वह तारीख जिस दिन यह दवा बनी थी, और एक्सपायरी डेट यानी वह तारीख जिसके बाद से इस दवा के प्रभाव की गारंटी उसे बनाने वाली कंपनी नहीं लेगी। अक्सर दवाइयाँ किसी किस्म का केमिकल होती हैं। सभी केमिकल पदार्थों की यह विशेषता है कि समय बीतने के साथ उनका असर बदलता जाता है। ऐसी ही दवाइयों के साथ भी होता है। हवा, नमी, गर्मी इत्यादि की वजह से कई बार समय बीतने के साथ ही दवाओं की प्रभावशीलता धीरे धीरे घटने लगती है। इसी वजह से इसके साइड इफेक्ट यानी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए दवा बनाने वाली सभी कंपनियां किसी भी कानूनी पचड़े से बचने के लिए अपने उत्पादों पर उनकी उपयोगिता खत्म होने की एक निर्धारित तारीख डाल देती है। सवाल नंबर 2, फ़ोन कॉल पर हेलो बोलने की शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल फ़ोन करते वक्त हेलो बोलने का इतिहास जानने से पहले यह जानना चाहिए कि टेलीफोन का आविष्कार महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि ग्राहम बेल ने सिर्फ टेलीफोन का ही नहीं बल्कि हेलो शब्द का भी आविष्कार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। टेलीफोन का आविष्कार करने के बाद ग्राहम बेल ने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और उसका नाम लेते हुए बोला कि हेलो। इसके बाद से ही फ़ोन पर कॉल करने के बाद सबसे पहले हेलो शब्द बोलने का चलन शुरू हो गया। इसके अलावा फ़ोन कॉल पर हेलो शब्द के जन्म को लेकर एक हो रही है। दावे के मुताबिक हेलो शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल लिखित रूप से साल 1833 में हुआ था, जबकि फ़ोन कॉल पर सबसे पहले हेलो शब्द का इस्तेमाल 1887 में हुआ था। इस थ्योरी के मुताबिक फ़ोन कॉल पर सबसे पहले हेलो बोलने का श्रेय एक अन्य महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। इस बात का जिक्र विकिपीडिया में भी है। थॉमस अल्वा एडिसन के फ़ोन पर हेलो बोलने के बाद से ही दुनिया भर में फ़ोन कॉल की शुरुआत में हेलो बोलने की परंपरा शुरू हुई, जो अभी तक चल रही है। सवाल नंबर 3, डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है। दरअसल डीएम को कार्यशक्ति दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 से मिलती है, जबकि कलेक्टर को भूमि राजस्व संहिता 1959 से मिलती है। दोनों का काम जिले में काम कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने का भी होता है। कुछ जगह पर डीएम के कार्य में कलेक्टर की शक्तियों को निहित कर दिया जाता है, इसलिए कभी कभी यह कहा जाता है कि डीएम और कलेक्टर एक ही होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में बताते हैं। दरअसल किसी भी जिले में राजस्व प्रबंधन से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है। राजस्व के मामले में डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर के जरिए सरकार के प्रति सभी जिम्मेदारियां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही की होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की प्रमुख जिम्मेदारी इस प्रकार होती है, जैसे रेवेन्यू कोड, एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन, सिंचाई बकाया, इनकम टैक्स बकाया व एरिया राहत ए पुनर्वास कार्य, भूमि अधिग्रहण का मध्यस्थ और भू राजस्व का संग्रह, लैंड रिकॉर्ड से जुड़ी व्यवस्था तथा कृषि ऋण का वितरण। अब हम आपको डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के बारे में बताते हैं, यानी कि डीएम के बारे में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी होता है। डीएम किसी भी जिले का सर्वोच्च कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी है और उनकी जिम्मेदारी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने से ही होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रमुख जिम्मेदारी इस प्रकार होती है, जैसे जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस को नियंत्रण करना और निर्देश देना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहने वाले डिप्टी कमिश्नर की आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट का निरीक्षण करना, मृत्युदंड के क्रियान्वयन को प्रमाणित करना। सवाल नंबर 4, शिवलिंग की आदि परिक्रमा क्यों करते हैं। दरअसल परिक्रमा करने का चलन कई धर्मों में है। ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि अक्सर सभी देवी देवताओं और मंदिरों की पूरी परिक्रमा की जाती है, वहीं शिवलिंग की आदि परिक्रमा होती है। शिव आदिदेव है। शिव की पूजा शिव मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूपों में की जाती है, लेकिन शिवलिंग पूजा के नियम अलग है, जिसमें कुछ मर्यादाएं भी नियत होती है। शिवलिंग की आदि परिक्रमा को शास्त्र सम्मत भी कहा जाता है। इसे चंद्रकार परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान जलाधारी को लांघना मना होता है। दरअसल वैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास करें तो शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार होता है और इनके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश भी पाए जाते हैं। काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। यदि हम भारत का रेडियो एक्टिव मैप देखें तो पता चलेगा
कि इन शिवलिंगों के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन पाया जाता है। सवाल नंबर 5, सेंट्रल विस्टा परियोजना का क्या मतलब है? दरअसल इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस पूरे इलाके की लंबाई 3 किलोमीटर के करीब है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नई संसद भवन और नई आवासीय परिषद का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ ही कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के केंद्रीय सचिवालयों का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। सवाल नंबर 6, कोविड-19 टीके की 2 खुराक की जरूरत क्यों होती है? दरअसल पहली खुराक शरीर को वायरस को पहचानने में मदद करती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को भविष्य के संक्रमण से बचाने के लिए तैयार करती है, जबकि दूसरी खुराक उस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करती है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करता है। सवाल नंबर 7, बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है? दरअसल बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जो कि अब धीरे धीरे इतनी लोकप्रिय हो गई है कि इसकी एक बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपए के बराबर पहुंच गई है। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि भुगतान करने के लिए यह क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है, यानी अब इस करेंसी को भविष्य की करेंसी भी कह सकते हैं। बिटकॉइन के लेन देन के लिए उपभोक्ता को प्राइवेट की कुंजी से जुड़े डिजिटल माध्यमों से भुगतान का संदेश भेजना पड़ता है, जिसे दुनिया भर में फैले विकेंद्रीकृत नेटवर्क के जरिए सत्यापित किया जाता है। दरअसल इसके जरिए होने वाले भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान के विपरीत होता है। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है जिसका इस्तेमाल केवल ऑनलाइन लेन देन के लिए ही किया जाता है। बिटकॉइन के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव के कारण अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या एक मुद्रा के रूप में कार्य करने में यह सक्षम है। चूँकि यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए निजी तौर पर इसका विनिमय नहीं होता। इसे माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के जरिए जनरेट किया जाता है, जिसके लिए एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। दरअसल बिटकॉइन के लिए आपके पास एक ऐप्स होता है जिसके जरिए आप लेन देन करते हैं। मान के चलिए कि सर्वर से आपकी फाइल हट गई या पासवर्ड गलत हो गया, तो समझ लो आपके पैसे हमेशा के लिए खो गए। हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थी कि कुछ लोगों ने लाखों के बिटकॉइन इसलिए खो दिए क्योंकि उनके पास पासवर्ड नहीं है, वह भूल गए। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2019 के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव किया गया था कि देश में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री करने वालों को 10 साल की जेल की सज़ा मिलेगी। ड्राफ्ट के मुताबिक इसकी जद में भी सभी लोग आएंगे जो क्रिप्टो करेंसी तैयार करेगा, उसे बेचेगा, क्रिप्टो करेंसी रखेगा, किसी को भेजेगा या क्रिप्टो करेंसी में किसी प्रकार की डील करेगा। इन सभी मामलों में दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की जेल की सज़ा मिलती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। सवाल नंबर 8, लड़कियों को लंबे लड़के ही क्यों पसंद आता है? दरअसल इसके कई कारण भी हो सकते हैं जो कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, एक शोध के मुताबिक देखा गया है कि लड़कियों को लंबे हाइट वाले लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वह अपने आप को उनके साथ सुरक्षित महसूस करती है और उनके साथ सेफ जोन में रहना पसंद करती है। नंबर 2, लड़कियों की चाहत होती है कि उनका पार्टनर उन्हें अपनी बाहों में उठाए क्योंकि इससे उन्हें शांति मिलती है। एक शोध के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि लड़कियां लड़कों के बाहों में ज़्यादातर इसलिए रहती हैं क्योंकि इससे वह अपने सारे दुख और दर्द को भूल जाती है और प्यार भी उमड़ कर बाहर निकलता है। नंबर 3, लड़कियों को लंबी हाइट वाले लड़के पसंद आने का दूसरा कारण यह भी है कि ऊंचाई वाली जगहों जैसे अलमीरा या वार्डरोब पर लड़कियों का हाथ नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वह उनकी मदद से ऊंचाई पर रखी कोई भी चीज़ को आसानी से उतार लेती हैं। नंबर 4, इसका एक कारण यह भी है कि लंबी हाइट वाले लड़के किसी भी परिस्थिति में उनका बचाव एक बॉडीगार्ड की तरह रख सकता है क्योंकि लंबे हाइट वाले लड़कों के अंदर जोश ज़्यादा होता है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। नंबर 5, आमतौर पर लड़कियां सेल्फी की ज़्यादा शौकीन होती है, जिसकी वजह से वह खुद से अच्छे से सेल्फी नहीं ले पाती, जिसका मुख्य कारण है कि लड़कियों को सेल्फी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अगर उनका पार्टनर ही लंबा हो तो सेल्फी खुद पे खुद अच्छी आने लगती है। इसलिए लड़कियों का लंबे लड़कों को पसंद करने के पीछे यह एक वजह भी होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।